हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडियल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आज की क्लास में हम प्राचीन भारत का इतिहास उसका लेक्चर 1 लेंगे और ये क्लास कंटिन्यू चलेगी। सबसे पहले हम हिस्ट्री को कवर करेंगे और हिस्ट्री के बाद पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी। ठीक है, क्रम से चलेंगे और मैथमेटिक्स की और रीजनिंग की क्लासेस भी आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। तो आज का लेक्चर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और ये पहली क्लास है हिस्ट्री पे, और आगे भी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। कोशिश करेंगे कि मैराथन क्लास प्रोवाइड करने की। और आज जो क्लास है वो प्राचीन भारत का इतिहास है, जिसमें हम जानेंगे कि जो भारतीय इतिहास है उसके स्रोत क्या हैं और कौन कौन से जो स्रोत हैं वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट क्या हैं और कहाँ से प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आया हुआ है। और ये लेक्चर जो है वो आपके एसएससी के किसी भी फॉर्मेट में हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो या एसएससी सीएचएसएल हो या एमटीएस हो या सीपीओ हो या दिल्ली पुलिस जो आने वाला एग्ज़ाम है, और उसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। सितंबर में मतलब रिलीज स्टार्ट हो जाएगा, एसएससी के कैलेंडर में आ चुका है। नवंबर दिसंबर में उसका एग्ज़ाम है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा हो या आपका बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा हो या अदर कोई यूपी ट्रिपल एससी आपका हो, पैट एग्ज़ाम हो या यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू अन्य कोई एग्ज़ाम हो, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपकी एक क्लास जो है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, और तो जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सीटेट का जो पेपर 2 है जो कला वर्ग से हैं, उन लोगों के लिए भी जो सामान्य अध्ययन का जो क्लास है वहाँ से यहाँ से क्वेश्चन उनके भी बनेंगे। ठीक है, तो जीएस कहीं भी हो, जहाँ जहाँ जीएस का रोल है वहाँ वहाँ आपके लिए ये क्लास जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और क्लास को स्टार्ट करने से पूर्व बता दें, अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में। सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि इतिहास क्या है, इतिहास क्या है, तो ध्यान समझो हिस्ट्री क्या होता है। अगर हम इतिहास के बारे की बात करें तो जो बीती हुई घटनाएं हैं, उन घटनाओं को अगर हम संकलित रूप से रखते हैं तो उसी को हम इतिहास कहते हैं। और इतिहास को हमने अध्ययन की सुविधा के अनुसार 3 पार्ट में डिवाइड किया, जिसे हम कहते हैं प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो कुछ विशेष घटनाओं के आधार पर एवं उनकी प्रवृत्ति के आधार पर हमने क्या किया, इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए, यानी उसके जो स्टडी के सुविधा के लिए हमने क्या किया, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। और वो क्या क्या बने हैं, वो हैं प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास एवं आधुनिक भारत का इतिहास। आज जो हम क्लास करने वाले हैं वो है प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, तो प्राचीन भारत के इतिहास से आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं वो बनते हैं, चाहे वो आपका बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो, इन सब से धर्म से बनते हैं। इसके अलावा मौर्य वंश, गुप्त वंश एवं जो आपका हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन है, वहाँ से प्रश्न बनते हैं, वैदिक सभ्यता से प्रश्न बनते हैं। तो ये सभी जो टॉपिक हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास के हम समझते हैं कि स्रोत क्या है, यानी सोर्स कहाँ से, कौन कौन से स्रोत हैं जहाँ से प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो लिखित है। तो ऐतिहासिक अगर स्रोत की बात करें, उनको 4 भागों में बांटा गया। वो 4 पार्ट कौन कौन से हैं, एक है आपका नंबर 1 धर्म ग्रंथ। ठीक है, धर्म ग्रंथ के अंदर क्या आते हैं, जो भी आपके वेद हैं, वेदांग हैं या महापुराण हैं, पुराण हैं या फिर बौद्ध एवं जैन साहित्य हैं या ब्राह्मण साहित्य हैं, वो सारा का सारा आता है धर्म ग्रंथ के अंदर। ठीक है, तो धर्म ग्रंथ भी एक प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत है। दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, विभिन्न प्रकार के हिस्टोरिकल पुस्तक हैं, बुक्स हैं, ग्रंथ हैं, वो लिखे गए हैं, वो भी आपके लिए किस में आते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के रूप से हमने इनको यूज किया। स्रोत से तात्पर्य यह है कि हमने जो अपना प्राचीन भारत का इतिहास है उसको कहाँ से अडॉप्ट किया, कहाँ कहाँ से उस इतिहास को जाना। क्योंकि प्राचीन समय में भी लोग रहते थे, लेकिन उस समय किसी टाइम पे ऐसा था कि कोई लिपि ही नहीं थी, और जब लिपि थी तो कुछ काल ऐसा भी है जहाँ पर लिपि थी लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते थे। तो इतिहास क्या है, जहाँ से हमने इतिहास को अलग अलग या
जहाँ से हमने क्या किया, लिपि और उसको पढ़ सके, वही हमारा इतिहास बना। अब वो इतिहास जो है वो कहाँ कहाँ से हमने अडॉप्ट किया, लिया है, वो हमारे ये कहलाते हैं स्रोत। तो उसमें सबसे नंबर 1 पे है धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ के अंदर वेद आते हैं, साहित्य आते हैं विभिन्न प्रकार के, ठीक है, और पुराण वगैरह ये सारे के सारे आते हैं धर्म ग्रंथ में। और दूसरा जो स्रोत है वो ऐतिहासिक ग्रंथ। तीसरा आता है विदेशियों का विवरण। ये जो विदेशियों का विवरण है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है हमारे हिस्ट्री में, ठीक है। जैसे विदेशियों के विवरण में अगर हम बात करें तो विभिन्न देशों से, अलग अलग क्षेत्र से हमारे देश में स्टडी के लिए या फिर अलग जो आक्रमण हुए विभिन्न प्रकार के शासकों के, उनके साथ विभिन्न प्रकार के जो लेखक आए, उनके द्वारा संकलित जो पुस्तक हैं या फिर यात्रा वृतांत हैं या फिर उन्होंने कोई भी मतलब उसके इतिहास के बारे में, किसी युग के बारे में वर्णन किया, वो हमारे इतिहास के स्रोत की तरह यूज होते हैं। उसमें कौन कौन से हैं, तो अगर हम विदेशी विवरण की बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट हैं कुछ अरबी लेखक, चीनी लेखक एवं यूनानी लेखक, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, वो मैंने यहाँ पर रखे हैं और इनसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। यूनानी लेखक से सबसे ज़्यादा यूनानी यात्रियों से क्वेश्चन बहुत अधिक बनते हैं और आपने देखा भी होगा रिपीटिशन मिलता है, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न हैं, आप किसी भी एग्जाम में उठा के देख लीजिए तो वहाँ पे आपको प्रश्न यहाँ से मिल जाएंगे। चलिए, अरबी लेखक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अरबी लेखक में अगर हम बात करते हैं तो अल बरूनी, ठीक है। अल बरूनी जो हैं वो एक अरबी लेखक हैं और इनके यात्रा वृतांत में अगर हम बात करें तो उन्होंने लिखा था किताब उल हिंद। किताब उल हिंद कह लो या इसी को तहकीक हिंद कह सकते हैं, अर्थात से हम कहते हैं भारत की खोज। और ये जो था अल बरूनी, ये महमूद गजनबी के साथ, जब महमूद गजनबी भारत आया था तो उसी के साथ अल बरूनी आया था, ठीक है। और ये कहाँ से आया था, ये अरब से आया था। जब भारत पे अरबों ने आक्रमण किया था तो महमूद गजनबी के साथ अल बरूनी आया था और अल बरूनी ने किताबुल हिंद या तहकीक हिंद जो पुस्तक है उसका पुस्तक को लिखा था। और वो पुस्तक का मतलब है कि भारत की खोज, ठीक है। तहकीक हिंद, तहकीक हिंद ये उर्दू में ग्रंथ है और उर्दू शब्द है। तहकीक हिंद का मतलब होता है भारत की खोज, ठीक है। और ये महमूद गजनबी के काल में भारत आया था, ठीक है। अगर हम बात करें अगला इब्न बतूता, तो इब्न बतूता जो है वो 1333 के लगभग यानी बताया जाता है ये भारत में दिल्ली पहुंचा था। और दिल्ली का सुल्तान उस समय था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे शॉर्ट में MBT कहते हैं। पागल बादशाह भी इसको कहा जाता है क्योंकि इसकी बहुत सारी जो नीतियां थी वो आगे हम जब पढ़ेंगे हिस्ट्री में तो फ्लॉप रही हैं, खराब रही, पूर्णतः। इसने बहुत सारी ऐसी नीतियां बनाई जैसे राजधानी को स्थानांतरण हो, चाहे इसके मुद्रा करेंसी से रिलेटेड हो, करेंसी को इसने क्या किया, सोने की करेंसी की जगह आयरन की करेंसी जारी कर दी। तो और आयरन करेंसी लोगों ने अपने इसके ही राज दरबार में छापना शुरू कर दिया, तो इसका सारा खजाना जो है वो लोहे से भर गया और सोना जो है वो जनता में बट गया। तो इसकी बहुत सारी नीतियां जो पूर्णतः फ्लॉप रही। तो MBT को पागल बादशाह भी कहा जाता था, ठीक है, रंगीला बादशाह भी कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक जब 1333 में इब्न बतूता वहाँ पे पहुँचा तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इस इब्न बतूता को क्या बोला, इसको एक उपाधि दी और उस उपाधि को बोलते हैं हम क्या बोला, इसको दिल्ली का काजी जो था उसने नियुक्त किया, ठीक है। और ये एक अरबी भाषा में था। इसने इसका एक यात्रा या वृतांत है जिसको रिहला या रेहला कहते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम रेहला, रेहला इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रेहला जो है वो किसने लिखा था, इब्न बतूता ने, ठीक है, इब्न बतूता। और अगर हम बात करें अल बरूनी ने तो इसने लिखा था तहकीक हिंद, तहकीक हिंद। इसका मतलब होता है भारत की खोज, ठीक है। और ये दोनों ही अरबी लेखक हैं। अगर हम चीनी लेखक में बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है फायान, हेनसांग और इत्सिंग, ये 3 प्रमुख हैं। फायान की अगर बात की जाए तो फायान जो था वो गुप्त वंश के जो नरेश थे यानी राजा थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फायान जो है वो भारत आया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था उसका जो चंद्रगुप्त द्वितीय का राज दरबार था उसके मध्य प्रदेश के आसपास, यानी जो MP वाला क्षेत्र है, तो मध्य प्रदेश की जनता को इसने क्या बताया था, बहुत ही सुखी और संपन्न। अपने इसने यात्रा वृतांत जो लिखा है उसके अंदर इसने उल्लेख किया कि जो MP की जनता थी, किसने, फायान ने, कि जो मध्य प्रदेश की जनता है वो बहुत ही सुखी और समृद्ध थी।
ठीक है। और ये किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था और लगभग ये 14 वर्ष तक एमपी में रहा था, 14 वर्ष तक, यानी कितने, 14 वर्ष तक। तो मध्य प्रदेश के समाज के बारे में इसने विस्तृत विवरण जो विवरण है वो किसके मिलता, फायान के द्वारा। अगर हम बात करें ह्वेनसांग, तो ह्वेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के काल में आया था, जिस समय हर्षवर्धन का शासन काल था उस समय ये भारत आया था और ये भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 1445 ईस्वी में वापस चीन चला गया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि नालंदा जिले में, जो बिहार के नालंदा जिला है उसमें नालंदा विश्वविद्यालय है, तो नालंदा विश्वविद्यालय से बौद्ध धर्म के बारे में आवश्यक जानकारियों को एकजुट करके वापस चीन ले जाना। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो यही था कि जितनी भी भारत के अंदर बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी जानकारी मिलती है उसको कलेक्ट करके चीन ले जाना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसी उद्देश्य से ये भारत आया था, ठीक है। तो जो ह्वेनसांग है ये किसके, हर्षवर्धन के दरबार में आया था, हर्षवर्धन के काल में आया था। ये पूछा भी जाता है, कोई भी जब हम पढ़ते हैं लेखक के बारे में तो ये इम्पोर्टेंट है वो किसके काल में भारत आया था और उसका प्रमुख जो यात्रा वृतांत है वो क्या था, या उसकी प्रमुख पुस्तक क्या है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है भाई। तो जो ह्वेनसांग है वो किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय के, सॉरी हर्षवर्धन के दरबार में आया था और जो फायान है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। तो ह्वेनसांग जो था वो नालंदा विश्वविद्यालय में स्टडी करने गया था। अच्छा, जो इत्सिंग है इसने भी नालंदा और जो तक्षशिला है दोनों विश्वविद्यालय में इसने भी इसके मतलब उसमें पुस्तक में भी विवरण मिलता है। और जो इत्सिंग है वो 7वीं शताब्दी में भारत आया था, तो इसने दोनों ही नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला दोनों के बारे में इसने उल्लेख किया, इत्सिंग भी, और ये भी एक चीनी लेखक ही था, ठीक है। अगर हम यूनानी लेखकों की बात करें तो यूनानी लेखक के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे अगर हम यूनानी लेखकों में बात करें तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट है हेरोडोटस। हेरोडोटस को बोला जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री। इनको क्या बोला जाता है, इतिहास का पितामह या इतिहास का पिता कहते हैं, ठीक है। हिस्ट्री का यानी फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री कह सकते हैं। इनकी जो पुस्तक थी हिस्टोरिका थी और ये 5वीं शताब्दी में भारत आए थे। हेरोडोटस जो था वो एक यूनानी था और ये जो था इसको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है और ये 5वीं शताब्दी में भारत आया था। इसने जो इसकी प्रमुख पुस्तक है वो है हिस्टोरिका, ठीक है। हिस्टोरिका के आधार पर ही इसको बोला जाता है और ये एक यूनानी लेखक था। और अगर हम बात करें मैगस्थनीज की तो जो मैगस्थनीज है इसकी प्रमुख पुस्तक है इंडिका, ठीक है। और इंडिका के बहुत बार अगर आप देखोगे तो एसएससी में या अन्य एग्जाम में देखोगे तो इंडिका से प्रश्न बहुत बार बना है कि इंडिका जो है वो किसकी पुस्तक है, तो वो पुस्तक है मैगस्थनीज की, ठीक है। और ये पूछा भी जाता है कई बार एग्जाम में, अगर आप देखेंगे तो ये पूछा जाता है। और ये किससे संबंधित है, तो ये इंडिका जो है वो मौर्य वंश से संबंधित है और ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उसके दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, यानी मौर्य वंश का। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय की हम बात कर रहे हैं वो गुप्त वंश के थे, वो फायान आया था। और मैगस्थनीज जो आया था वो मौर्य वंश के जो संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जिन्होंने घनानंद यानी नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद का हत्या करके उनको स्थापित किया था, वो था चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मैगस्थनीज, जिसने मैगस्थनीज ने मौर्य युग की समस्त जो भी वहाँ की शासन व्यवस्था है उस सब के बारे में उसने वर्णन किया था। किसने, मैगस्थनीज ने, ठीक है। सॉरी। अब अगर हम बात करते हैं डायमेकस की, तो जो डायमेकस है ये भी एक यूनानी था और ये बिंदुसार के दरबार में आया था जो अशोक के पिता थे। और इसने भी मौर्य युग से संबंधित जो है वो मौर्य युग का विवरण अपनी पुस्तक में किया। टॉलमी जो था वो 2वीं शताब्दी में भारत आया था और इसने भारत का भूगोल जो है वो पुस्तक लिखी थी। और टॉलमी से भी बहुत बार प्रश्न पूछा था कि टॉलमी जो भारत का भूगोल है वो पुस्तक किसने लिखी, तो वो टॉलमी ने लिखी। और ये कहाँ का था, यूनान का था, यूनानी था एक, और जो कि भारत आया था, ठीक है। अब अगर हम बात करें एक पुस्तक और है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ठीक है। इसके लेखक के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है और इससे भी ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। हालांकि इसका कोई भी जो अगर हम लेखक की बात करें पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इसमें क्या है जो हिंद महासागर है
उस हिंद महासागर के अंदर जो भारत की प्रमुख बंदरगाह हैं उन सभी पोर्ट का बंदरगाह क्या होती है, जहाँ पर शिप जो हैं जहाज वगैरह आते हैं रुकते हैं, तो वो होते हैं बंदरगाह। तो जो इरिथ्रियन सी ऑफ पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी जो पुस्तक है, इस पुस्तक में भारत की बंदरगाहों का उल्लेख किया गया, लेकिन इसका लेखक जो है वो ज्ञात नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हमने लिख दिया अज्ञात लेखक, इसके लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर हम बात करें एक पुस्तक और जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछी गई आपके एग्जाम में, जिसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए होंगे या एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि नेचुरल हिस्ट्री से भी प्रश्न। नेचुरल हिस्ट्री एक पुस्तक का नाम है जो कि प्लिनी ने लिखी है। प्लिनी द्वारा लिखित जो पुस्तक है उसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री, और प्लिनी भी एक यूनानी लेखक था। ठीक है, जो यूनान से भारत आया था। यूनान से बहुत सारे जो लेखक थे वो आए थे और भारतीय इतिहास को उन्होंने, कुछ ने तो डायरेक्ट लिखा, किसी ने तोड़ मरोड़ के लिखा अलग अलग तरीके से अपनी, क्योंकि यूनानी थे तो जाहिर सी बात है अपने यूनान के सिकंदर या निरहकस वगैरह की उनकी महत्ता का गुणगान करेंगे। ठीक है, तो यूनानियों ने भारत में बहुत बार आए और बहुत प्रयास भी किया और भारत की आक्रमण किया यूनानियों ने। ये सब हालांकि अरबों ने भी और यूनानियों ने भी आक्रमण किया। चीनी लेखक जो आए थे वो, उनका मुख्य उद्देश्य था कि बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके ले जाना। उनका मेन पर्पज़ ये था, यहाँ पे स्टडी करने के पर्पज़ से ज़्यादा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक बार वेद पे। वेदों की अगर बात की जाए तो महर्षि द्वैपायन द्वारा जो संकलित ग्रंथ हैं उनको हम वेद कहते हैं, और वेद जो हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ठीक है, तो ये 4 जो हैं वो वेद हैं। इन चारों वेदों का संकलित रूप जो है उसको हम संहिता कहते हैं। ठीक है, संहिता कहा जाता है। पूछा जा सकता है अगर हम बात करें सबसे प्राचीनतम वेद की तो वो क्या है? वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, और सबसे बाद वाला जो वेद है वो है अथर्ववेद। याद रखना, ये प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे प्राचीनतम वेद। तो सबसे पहली बात यह है कि वेद के रचयिता कौन है? तो महर्षि द्वैपायन जो है वो वेद के रचयिता हैं। और सबसे प्राचीनतम जो वेद है वो आपका कौन सा है? वो है ऋग्वेद, और सबसे बाद वाला जो वेद है वो है अथर्ववेद। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अगर हम 4 वेदों के अलावा भी अगर हम साहित्य की बात करें, धार्मिक, क्योंकि हम बात कर रहे हैं धर्म ग्रंथ में, धर्म ग्रंथ में बौद्ध और जैन साहित्य जो हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। बौद्ध धर्म के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर बौद्ध है। ठीक है, बौद्ध और जैन साहित्य ये भी इम्पोर्टेंट है, और बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये दोनों टॉपिक आपको हम आगे कराएंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई, चलो अगर ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जिसका हम बोलते हैं ना, ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये जो मंत्र है गायत्री मंत्र, इसका उल्लेख जो है वो कहाँ है? वो है आपका 3रे मंडल में। ऋग्वेद के 3रे मंडल में जो देवता हैं, इनको क्या बोलते हैं? सावित्री। ठीक है, उनको समर्पित ये मंत्र है जिसका नाम है गायत्री मंत्र, और इसका उल्लेख है ऋग्वेद के 3रे मंडल में। ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ध्यान रखना ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अगर हम 9वें मंडल की बात करें तो देवता सोम को, और 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख है। जो चतुष्वर्ण व्यवस्था है तो वो पूछा जा सकता है कहाँ उल्लेख है, तो अगर कोई कहता भी है तो ये ऋग्वेद के आपको 10वें मंडल में मिल जाएगा। 4 वर्णों का उल्लेख है। ये 4 वर्ण क्या हैं? ये कहा जाता है कि ब्रह्मा के मुख से जो पैदा हुए उनको ब्राह्मण, और भुजाओं से जो पैदा हुए उनको क्षत्रिय, जांघों से पैदा हुए वैश्य, और जो पैरों से पैदा हुए उनको हम शूद्र कहते हैं। और ऐसा इस ऋग्वेद में उल्लेख है। हालांकि मैं इससे बिल्कुल भी वो नहीं रखता, सत्य से है या नहीं है मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जो जन्म है वो मुख से या पैर से या जांघ से या हाथ से नहीं हो सकता है। साइंटिफिक तौर पे देखें तो मैं वैसे भी साइंस का स्टूडेंट हूँ, बाकी मैं ये बात किसी के आहत करने के लिए नहीं, लेकिन सच्चाई भी यही है कि अगर हम जन्म के आधार पर अगर वर्ण की बात करते हैं तो यहाँ पर 4 वर्णों का लोग जो जन्म के आधार पर बताया गया, मुख से पैदा होना या इनसे पैदा होना, तो कोई श्रेष्ठ नहीं। आज के समय में कोई मुख से पैदा तो होता नहीं है, सारे एक ही तरीके से पैदा होते हैं।
तो ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए चतुष्वर्ण का उल्लेख तो वो कहाँ मिलेगा, वो 10वें मंडल में मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम और बात करें जैसे कश्मीर के बुर्ज होम से देखें तो मालिक के साथ जो कुत्ता दफनाने की प्रक्रिया है वो भी, क्योंकि ये भी स्रोत में ही आता है और ये स्रोत भी इम्पोर्टेंट है, तो जैसे कश्मीर के बुर्ज होम से मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला। आहत सिक्कों का सर पर जो सबसे प्राचीनतम सिक्के थे वो आहत सिक्के कहलाते थे, उनको कसारपण भी कहते थे। ठीक है, अगर हम बात करें यवन शासकों ने सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखना प्रारंभ किया था और बुद्ध के जो पूर्व जन्म की, उनके पिछले जन्म की जो कहानियां हैं उनको जातक कहते हैं। और महायान की जो पहली ग्रंथ है वो कथावस्तु है। ठीक है, कथावस्तु में गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी दी जाती है और बुद्ध धर्म के जो बुद्ध से पूर्व की जो कहानी है वो क्या कहलाती हैं, जातक कहलाती हैं। और अगर हम ऐसे ही, तो ये तो था आपका वो चीज़। अब ठीक है, हम अगर ऋग्वेद और सामवेद, यजुर्वेद, इन सभी अर्थवेद में थोड़ा सा और प्रकाश डालें तो ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। ठीक है, अगर हम दूसरे वेद की बात करें, कई बार इसमें पूछा भी जाता है कि ऋग्वेद के अलावा अगर हम यजुर्वेद की बात करते हैं, देखो ऋग्वेद में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, इसमें 2 देवताओं का बहुत अधिक उल्लेख है। इसमें एक्चुअली यहाँ क्या ऋचाएँ हैं, टोटल कई बार पूछ भी जाती है, इसमें लगभग 10 मंडल हैं और 1028 सूक्तियाँ हैं और 10,462 इसके अंदर ऋचाएँ हैं। इसके अंदर क्या है, 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है, और उन ऋचाओं में अगर हम बात करें तो 2 देवताओं के बारे में सबसे ज़्यादा कहा गया, एक तो इंद्र और दूसरे अग्नि। इंद्र के लिए इसमें 250 ऋचाएँ हैं, जबकि अग्नि देवता के लिए 200 ऋचाओं का उल्लेख है वो इसमें मिलता है। पूछा भी जाता है कि ऋग्वेद में सबसे अधिक ऋचाएँ किसके लिए हैं, तो वो सबसे अधिक हैं इंद्रदेव के लिए, और सबसे उसके बाद सबसे यानी 200 ऋचाएँ किसके लिए, अग्निदेव के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद क्या है, यजुर्वेद जो है वो मंत्रों एवं बलि, पुराने समय में क्या होता था कि जो बलि प्रथा थी, जैसे कई बार जानवरों की, आज भी कुछ राज्यों में ऐसा होता है कि बलि दी जाती है जानवरों की, मूक जानवरों की, और वो बलि प्रथा के समय कई सारे जो ब्राह्मण होते थे अब उनको बिठा के मंत्रों का उल्लेख करते थे। तो उन मंत्रों का जो उल्लेख है, जब बलि के समय जो मंत्र का उल्लेख किया जाता है वो किस में है, वो यजुर्वेद में है। और यजुर्वेद के जो पाठकर्ता होते थे उनको अधर्व्यु कहा जाता था। ठीक है, जो भी पाठ पठन कथन करते थे। ठीक है, और यही एक ऐसा ग्रंथ है जो गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, गद्य में भी, गद्य और पद्य हिंदी की 2 विधाएँ हैं। पद्य विधा में क्या होता है, गागा के जैसे दोहा इस टाइप से मिलते हैं, और जो गद्य होता है उसमें सीधे सेंटेंस के रूप में, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, ये गद्यांश के रूप में है। और जब इसी चीज़ को संकलित कर दिया जाता है काव्य के रूप में तो वो पद्य कहलाता है। ठीक है, पद्य में ये होता है कि आयन के रूप में हो जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा जैसे कहाँ वो, अगर मान लो कोई प्रकार की वो कविता है या इस टाइप से होती है, वो सारी की सारी कहाँ आती है, पद्य में आती है। तो गद्य और पद्य हिंदी की, बाकी जो हिंदी में है वो आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो ये एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों ही का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगर हम सामवेद की बात करें तो सामवेद जो है वो क्या होता है, जो यज्ञ होते थे, सामवेद में क्या है, ये सामवेद जो है वो यज्ञों के समय, जब आपको पता है कि हमारे यहाँ हवन वगैरह या यज्ञ होना वो बहुत पुरानी प्रथा है और पुराने समय से यज्ञ होते चले आए, तो यज्ञों के समय जब जो मंत्र उच्चारण किए जाते थे तो वो मंत्र उच्चारण जो है वो कहाँ मिलते हैं, सामवेद के अंदर ही मिलते हैं। सामवेद में यज्ञ के दौरान जो मंत्रों का उल्लेख किया जाता था वो कहाँ मिलता है, सामवेद। और ऐसा माना जाता है जो सामवेद है वो भारतीय संगीत का जनक है, यानी इसमें क्या है, संगीत के बारे में सारा का सारा वेद में जिक्र किया गया। तो भारतीय संगीत का जनक अगर किसी माना जाए तो ध्यान रखना सामवेद। ठीक है, पूछे जा सकते हैं ये मंत्रों, बलि के समय दिए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख कहाँ पे है, तो वो है यजुर्वेद। ठीक है, सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। अगर मैं बात करूँ सामवेद, यानी भारतीय संगीत का जो जनक है वो है सामवेद। ठीक है, और अगर अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद क्या है, इसके अंदर इसकी बताया जाता है कि अथर्वा ऋषि जो थे उन्होंने क्या किया था, इसका वेद को लिखा था। ठीक है, अथर्ववेद को अथर्वा ऋषि ने लिखा था और इसके अंदर अंधविश्वास, विभिन्न प्रकार के जो आडंबर हैं उन सभी के बारे में उल्लेख ज़्यादा मिलता है, जैसे वशीकरण टाइप के मंत्र हो गए या फिर विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास, जैसे कई सारे आडंबर चलते हैं। ठीक है, चाहे वो मार्गों का गहन हो, रोग निवारण हो, मंत्रों के थ्रू मंत्र करवा लो कृषि की उन्नति है,
या राजा का परोपकार है, जनता का परोपकार है, भलाई ऐसे संबंधित मंत्र, यानी विभिन्न प्रकार के जो मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का जो विवरण है वो आपको कहाँ मिलेगा, इसी अथर्ववेद के मिलता है। ठीक है, और इसमें जादू टोना ये सब सारी चीज़ें हैं वो कहाँ मिलती हैं, अथर्ववेद में ही मिलती हैं। तो जितने भी जादू टोना वाले या वशीकरण वाले जहाँ जहाँ बाबा बैठे हुए हैं वो सब अथर्ववेद पढ़ पढ़ के ये सब पोप लीलाएँ रचते रहते हैं। तो अथर्ववेद के अंदर ज़्यादातर सब यही सब चीज़ें हैं। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के वशीकरण मंत्र मिलेंगे, विभिन्न प्रकार की आडंबर मिलेंगे, वो सारे के सारे जो भी जादू टोना टोटका, ये कई प्रकार, जैसे सिर में दर्द हुआ तो नज़र उतार देना या टोटका कर देना, मंत्रों का उल्लेख कर देना, वो सारे के सारे आपको टोटका कहाँ मिलेंगे, अथर्ववेद के अंदर मिलेंगे। तो जादू टोना वाला जो वेद है वो है अथर्ववेद। ठीक है, और भारतीय संगीत का जो जनक है वो है आपका सामवेद। ठीक है भाई, चलो अब पढ़ते हैं थोड़े से आगे। अगर हम भारतीय प्राचीन भारत के इतिहास में देखें तो एक और प्रमुख स्रोत है जिसे हम बोलते हैं पुरातात्विक साक्ष्य, यानी जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के थ्रू जो साक्ष्य मिले हैं और ये सबसे प्रामाणिक साक्ष्य माने जाते हैं। ठीक है, और अगर हम पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें तो फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी की जो बात करते हैं वो है अलेक्जेंडर कनिंघम। इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। भारतीय पुरातात्विक विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम। अब अगर हम बात करें पुरातात्विक साक्ष्य में तो इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं अभिलेख, प्रशस्ति लेख एवं स्तंभ लेख। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, वो अभिलेख और स्तंभ लेख की महत्ता ज़्यादा है। सॉरी, तो अगर हम अभिलेखों में बात करें तो सबसे पहले अगर अभिलेख है, बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है जो कई बार पूछा जाता है, वो अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। आगे हम पढ़ने को भी आगे डिटेल में और भी मिलेगा। जो हाथी गुम्फा अभिलेख है ये आपका कलिंग के राजा खारवेल के संबंधित है। इसमें सबसे पहली बार भारतवर्ष का उल्लेख किया गया था। यानी अगर हम बात करें किसी अभिलेख के अंदर या भारतवर्ष का सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिलता है, यानी कहाँ पर भारतवर्ष शब्द का यूज किया गया, तो वो था सबसे पहला जो इसका प्रमाण मिला वो हाथी गुम्फा अभिलेख के मिलता है। और ये कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है, जो कलिंग के राजा थे, और ये इसमें उल्लेख मिला है भारतवर्ष का। ठीक है, दूसरा है एरन अभिलेख। एरन अभिलेख एक ऐसा अभिलेख है जिसमें सबसे पहली बार भारत में सती प्रथा जैसी कोई प्रथा भी थी जिसका उल्लेख जो है वो मिलता है एरन अभिलेख में। यानी प्राचीन भारत में भी, आधुनिक भारत में तो मिला ही मिला था उल्लेख कि राजा राम मोहन राय ने जिसका विरोध किया था सती प्रथा का, तो सती प्रथा प्राचीन भारत में भी थी, यानी प्राचीन काल में भी थी। उसका जो उल्लेख है वो एरन अभिलेख से मिलता है कि सती प्रथा का उल्लेख कहाँ मिलता है, एरन अभिलेख से। एक और इम्पोर्टेंट है मंदसौर अभिलेख। जो मंदसौर अभिलेख है उसमें रेशम बुनकर जो है उनके मिलता है, और ये मालवा के नरेश जो थे, यशो बर्मन शासक थे, उनसे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अभिलेखों का जो स्टडी होता है। ध्यान रखना, कभी भी जो आपके अभिलेख हैं उनका जो अध्ययन करते हैं उसको हम बोलते हैं एपिग्राफी। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अभिलेखों के स्टडी को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं एपिग्राफी। ठीक है, और यही प्रश्न नहीं, ये हाथी गुम्फा अभिलेख हो, चाहे एरन अभिलेख हो, चाहे मंदसौर अभिलेख हो, चाहे जूनागढ़ अभिलेख हो। जूनागढ़ अभिलेख जो है वो रुद्रदामन शासक के काल का है। और ये सारे के सारे जो अभिलेख हैं, स्तंभ लेख हैं, आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ही शांति से सुने, ध्यान से समझें, और इसके जो नोट्स हैं वो भी बनाते रहें साथ के साथ। अगर आप नोट्स बनाते रहेंगे तो आपकी स्टडी में और ये आगे सब आपके हेल्पफुल होंगे, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जहाँ से प्रश्न रिपीटेड हैं और प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, चाहे वो मैगस्थनीज का हो, चाहे डायमेकस हो, चाहे टालमी हो, चाहे हेरोडोटस हो, चाहे आपका प्लिनी हो, चाहे फायान हो, चाहे हैंसांग हो, चाहे इत्सिंग हो। इनसे हर बार आपने देखा होगा प्रश्न आते आते हैं और प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो हम सीधे टू द पॉइंट जो है वो हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है भाई, चलो अगर हम बात करें स्तंभ लेख की, तो स्तंभ लेख में विदिशा या इसी को गरुण अभिलेख भी कहते हैं। विदिशा अभिलेख जो है वो यवन राजदूत हेलियोडोरस का है, और इसमें भागवत धर्म का जो प्रसार था उसका उल्लेख जो है वो विदिशा अभिलेख में, स्तंभ लेख में किया गया। दूसरा है भीतरी स्तंभ लेख। तो भीतरी स्तंभ लेख में पहली बार जो हूण आक्रमण हुए, हूण
आक्रमण, चाहे हूण हो चाहे अरब हो, ये सारे आक्रमण करता थे। तो हूणों के जो आक्रमण का उल्लेख है वो कहाँ मिलता है? भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है। और जो भीतरी स्तंभ लेख है इसे जूनागढ़ अभिलेख को भी कहते हैं, या स्कंदगुप्त के काल का ये स्तंभ लेख है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है वो पुरातात्विक साक्ष्य के अंदर आते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य जो है वो हमारे इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहते हैं। अगर हम बात करें स्तंभ लेख की तो पूरा का पूरा अभिलेखों के आधार पर ही सातवाहन जो राजा हैं उनके बारे में सारा का सारा जो इतिहास है वो अभिलेखों से ही मिला है। अभिलेखों से ही हमें सातवाहन दरअसल क्या है, अगर हम बात करें मौर्य वंश, तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक थे वो थे बृहद्रथ, और बृहद्रथ की हत्या कर दी थी पुष्यमित्र शुंग ने। तो उसने शुंग वंश की स्थापना की। तो शुंग वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। सुशर्मा की हत्या कर दी जाती है तो बनता है एक नया वंश, जिसको बोलते हैं हम सातवाहन वंश। और सातवाहन के जितने भी राजा थे उन सभी राजाओं का अगर इतिहास हम देखते हैं तो वो इतिहास कहाँ से मिलता है? अभिलेखों से ही मिलता है। अभिलेखों के अलावा कोई साक्ष्य नहीं है, सिर्फ अभिलेखों से ही पूरा का पूरा हिस्ट्री जो है वो मिलती है। और कैसे मौर्य वंश का अंत होता है, बृहद्रथ की हत्या किस तरीके से की जाती है, वो सारा का सारा जो उल्लेख है वो हमें अभिलेखों के द्वारा ही मिलता है। और जो अगर हम बात करते हैं शुंग वंश की, पुष्यमित्र शुंग, इसको ब्राह्मण वंश भी कहते हैं। तो ब्राह्मण वंश हो जा पुष्यमित्र शुंग, यानी शुंग वंश ब्राह्मण वंश है, सातवाहन वंश भी ब्राह्मण वंश में ही आते हैं। तो सारा का सारा अगर हम सातवाहन वंश की बात करें तो वो सारे के सारा जो सातवाहन राजाओं की जो कहानी है, यानी उनका पूरा इतिहास है, वो अभिलेखों से ही लिया गया है। ठीक है, तो ये आज की क्लास में आपके थे स्रोत, जो हमने जो भी आपको स्रोत बताए ये सारे के सारे जो सोर्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो प्रागैतिहासिक काल है। ठीक है, उस प्रागैतिहासिक काल के अंदर फिर उसके बाद हम चलेंगे, प्रागैतिहासिक काल को भी कितने 3 प्रकार के काल में बांटा गया। और उसके बाद पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वहाँ से प्रश्न बनते हैं और आप देखेंगे भी कि वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको लग रहा है कि वीडियो अच्छा है और आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का साथ ऐसे बना रहेगा तो हम क्लासेस जो है ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। और ये हिस्ट्री की पहली क्लास है और ये पहली क्लास है, और आगे भी क्लासेस रेगुलर मिलेंगी आपको नियमित रूप से। जब तक कि पूरी हिस्ट्री जो है वो ख़त्म नहीं कराएंगे तब तक क्लासेस बंद नहीं होंगी। कंटिन्यू क्लासेस आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।